हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ राज। वेलकम बैक टू द प्लस माइनस चैनल। तो ये जो सीरीज चल रही है अभियान सुपर 30 के इंट्रेंस टेस्ट को लेकर, उसमें हम लोग काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, आप जिनका भी 7 फरवरी को एग्जाम है, इसलिए ये वीडियो एक दिन पहले आज पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से वीडियोस को देखो पूरे एंड तक। ठीक है, ये पार्ट में हम मेंटल एबिलिटी सॉल्व करा रहे हैं और मैथ्स का पोर्शन भी आ चुका है या फिर आ चुका होगा थोड़ी ही देर में। ठीक है, तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ये भी अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो ये हम लोग टेस्ट 1 2 के लिए रखे थे पेपर को। ठीक है, तो इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, लगभग 15 से 20 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उन कॉन्सेप्ट से अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन दिख सकते हैं आप लोग को एग्जाम्स में, और फिर अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को रट जाना है। अभी तक जितना भी आप लोग का प्रिपरेशन हुआ है एनसीईआरटी बनाकर, जो भी हायर आईटी फाउंडेशन वाला बुक, मतलब जो बनाए हो नहीं बनाए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कितना आपका नॉलेज है वो टेस्ट होगा। तो ये तो मेरा मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, तो इसमें हम लोग को मेंटली सोचना है। तो उस वक्त आप कितना एक्टिव रहते हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, बोला है कि 5 1 4 7 3 9 8 5 7 2 6 3 1, ऐसे कुछ भी सीरीज दिया हुआ है। इतना बड़ा सीरीज है, पढ़ना नहीं हमें। बोलना क्या है कि क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। क्या क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स। हाँ, ध्यान देना है यहाँ पे कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स है इस सीक्वेंस में जो कि इमीडिएटली फॉलो हो रहा है किससे, एक ऑड नंबर से, मतलब 2 बार ऑड नंबर आ रहा है। तो हमें उन सीरीज को ढूंढना है। तो ऐसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में ही ढूंढेंगे। तो पहला तो ये 5 है, ऑड नंबर है, लेकिन ये किसी ऑड नंबर से फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब इसके पीछे भी एक ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, फॉलो का मतलब होता है पीछे से कोई आ रहा हो। फॉलो का मतलब होता है पीछे से कोई आ रहा हो। तो हमें फाइंड किस करना है, सिर्फ ऑड नंबर्स को। तो देख लो ऑड नंबर कितने हैं, तो 5 है, लेकिन इससे पहले कोई नहीं है, 1 है, इससे पहले एक आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग को मिल गया, तो इसको हम लोग 1 मार्क कर देते हैं। फिर 4 इवन देखना ही नहीं है, 7 है, लेकिन 7 से पहले ऑड एक भी नहीं है, 4 ये ऑड नहीं है, इवन है, तो ये नंबर कट हो गया। 3 में देखते हैं तो 3 ये 7 से फॉलो हो रहा है, तो इस हिसाब से ये भी एक हो गया, तो एक यहाँ। फिर 9, तो 9 भी 3 से फॉलो हो रहा है, तो ये भी एक हो जाएगा। फिर 8 को नहीं लेना है, इवन है। 5 एक ऑड है, लेकिन इससे पहले एक इवन है, तो ये भी नहीं होगा। 7 इवन 5 ऑड, 7 ऑड 5 भी ऑड, तो ये एक और ये हो जाएगा। सिमिलरली 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 से पहले इवन आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 1 से पहले 3 आ रहा है, तो ये करेक्ट है, ये भी एक हो जाएगा। अब ऑप्शन भी देख लेना है, कितना पूछा, 1 3 है, 2 है, मोर देन 4 है। तो हम लोग क्या 3 से ज्यादा ढूंढ पाए हैं, तो 1 2 3 4, अभी 4 हो गया, फिर 5 हो गया, तो हम लोग ऑप्शन पे टिक कर देंगे, मोर देन 4। ठीक है, इजी था, लेकिन इससे आगे ये कॉन्सेप्ट था, अभी और भी दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये है, इन अ क्लास अमंग द पास स्टूडेंट्स अमीशा इन 22nd, अमीशा इज 22nd फ्रॉम द टॉप, एंड साजल एक और लड़की का नाम है, हु इज 5 रैंक बिलो अमीशा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कहाँ पे नाम चेंज हो रहा है कॉमा लगा के, वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो साजल जो है वो 5 रैंक कम है बिलो अमीशा से, और वो 34th फ्रॉम द बॉटम है, मतलब नीचे से वो 34वें नंबर पे आ रही है। और ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, सारे स्टूडेंट अपीयर हुए थे। यहाँ ध्यान देना, इन ए क्लास अमंग द पास स्टूडेंट्स, तो ये जो भी बात हो रही है किसमें हो रही है, पास द स्टूडेंट्स के बीच में। क्लास में सारे बच्चे थे, लेकिन सिर्फ पास में अमीशा जो है वो 22 नंबर पे आई है, और जो सैजल है वो उससे 5 रैंक नीचे है, और वो लास्ट से 34th पे आती है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। और यहाँ पे रेशियो दे रखा है कि क्लास में द स्टूडेंट्स हु पास्ड, इफ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास इन द एग्जाम टू द फेल और पास का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक सर्कल में बना दिए क्लास, इसमें कुछ बच्चे पास हुए होंगे, कुछ बच्चे फेल हुए होंगे। ठीक है, ध्यान देना है, सब लोग क्या करेंगे कि क्लास को ही पूरा क्लास मान लेंगे, तो वो एरर हो जाएगा। अब इसमें हमें अमीशा का रैंकिंग 22 पे रखना है, तो पास्ट में हम इसको थोड़ा ओपन करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ से लेके लेके 22वें नंबर पे अमीशा है। ओके, ऊपर से, और इससे 5 रैंक बिलो सैजल है, मतलब कि वो 27 पे आ गई सैजल जो है, और ये सैजल जो है नीचे से 34th पे है, मतलब इधर से अगर एरो ले जाए तो यहाँ से वो 34वें नंबर पे है। इसका मतलब है कि इसके नीचे अभी 33 लोग और हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर से टोटल 27वें पे ये आई, और नीचे से इसके 33 लोग और हैं। तो टोटल पास द स्टूडेंट्स कितने हो गए, 27 + 33, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 स्टूडेंट्स आएगा।
इसका मतलब है कि 60 स्टूडेंट जो है वो क्लास में पास किए हैं। अब हमें बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो क्योंकि एक डेटा दिया हुआ था पास बाई फेल का, तो पास बाई फेल 4:1 है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स x होगा, यानी कि 4x/5, मतलब टोटल क्लास का रेशियो कितना हो जाएगा 4x + x मतलब 5x, ठीक है 5 हो जाएगा, यानी कि तो 4/5x जो है वो किसका है 60, उतना ही लोग पास किया है, तो 4x/5 5 पास का रेशियो हो गया, और x/5 किसका रेशियो होगा फेल का। ये सब चीज तो कॉमन है, पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, x = 75, मतलब कि टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हो गए 75। तो आपको 75 वाले ऑप्शन पे टिक करना है, यहाँ पे वो ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज किसका क्वेश्चन है, रिलेशनशिप वाला, कि a × b मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, $b मीन्स द मदर ऑफ a, जो भी है इसको पढ़ लेंगे हम लोग और फिर सॉल्व करेंगे। तो बताना क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स m इज द मैटरनल अंकल ऑफ n। मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है, मामा जी। तो हमें फाइंड करना है कि कौन m के मामा लगेंगे n से, ठीक है, रिलेशन में। तो वो कैसे देखेंगे, तो हम चेक करते हैं अपना पहला ऑप्शन। इसमें तो ऑप्शन से ही देखना है, हमें ये नहीं कि बनाने लगना है क्वेश्चन को कि खुद से हम रिलेशन बना दें, ठीक है, ऑप्शन चेक करना है। तो m इज इक्वल टू p, तो इज इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये पापा हो गए, तो m p के पापा हैं, प्लस q, p + q में क्या रिलेशन है कि ब्रदर, यानी कि q m के क्या हो गए चाचा हो गए भैया, पापा के भाई, और चाचा इंटू n मतलब n यानी कि बहन, तो ये m की फुआ लगेगी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मैटरनल अंकल, तो ऑप्शन तो सी हमने फाइंड किया है। ये देखो कैसे, n × p, n × p मतलब क्या होता है सिस्टर, यानी n और p आपस में भाई बहन है, ठीक है। $q, $q मतलब p की माँ q है, ठीक है, और q × m, q मल्टीप्लाई में m मीन्स q जो है वो मम्मी है m की। ऑप्शन सी फिर से चेक करते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि $b मीन्स क्या दे रहा है कि a इज द सिस्टर ऑफ b, ठीक है, a इज द सिस्टर ऑफ b। तो इन दोनों में आपस में चेंज हो सकता है, चेंज नहीं कर सकते हैं, हो सकता है b जो हो ब्रदर ऑफ a हो, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ध्यान देना, ये b है फिर a है फिर b है फिर a है, मतलब एक अपोजिट नहीं बोल सकते हैं। a + b मीन्स क्या दिया हुआ है, a इज द ब्रदर ऑफ b, ठीक है। सिमिलरली a इज इक्वल टू b में क्या दिया हुआ है कि b इज द फादर ऑफ a, तो ये नहीं बोल देंगे कि a इज द फादर ऑफ b, ऐसे नहीं, a इज इक्वल टू b मीन्स जो b आया तो b है, b जो होंगे वो फादर होंगे। तो इसी से हम लोग सी ऑप्शन चेक करेंगे। तो n × p, तो ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे, n × p मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी कि n जो है वो सिस्टर हुई p की, जैसे कि a और b आपस में a सिस्टर थी b की, वैसे यहाँ $q में क्या बोल रहा है कि b इज द मदर ऑफ a मीन्स q इज द मदर ऑफ p, ठीक है। सिमिलरली यहां तक हो गया। अब q × m में क्या बोल रहा है कि q × m, तो इंटू का मतलब क्या है कि मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, मीन्स ये जो b है, b बाद में आ रहा है यानी कि m बाद में आ रहा है, तो a इज द सिस्टर ऑफ b मतलब q इज द सिस्टर ऑफ b, मतलब ये मम्मी जो है वो इसकी बहन है, तो हो सकता है कि ये उसके भाई हो, भाई की ही बहन होगी, बहन की बहन हो सकती है, एक ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम इसको मार सकते हैं क्योंकि ऐसा श्योर नहीं है कि ये ब्रदर या सिस्टर, ये डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। बस क्यू जो है वो इसकी बहन है, तो ये इनकी मौसी भी लग सकती है या फिर मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी भी लग सकते हैं, ओके। तो हम लोग क्या मारेंगे, अभी फिलहाल इसी ऑप्शन को सही मारेंगे क्योंकि और कोई वो ऑप्शन नहीं है, ओके। आप चेक कर लेना, वैसे इसका पीडीएफ जो है स्कैन करके हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से आके ले लेना, और हो सके तो मेरे डाउट बताने से पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो, अगर आप बना लेते हो तो ठीक है, आंसर मैच कर लेना, और अगर साथ साथ बनाना चाहते हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि आज का पूरा टाइम है आपके पास, तो मुश्किल से कितना 30 से 40 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना, अगर मतलब कुछ आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ बना चुके हैं, लेकिन ये आपके एक ब्रशअप का काम करेगा। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग ऑलवेज कॉमन रहता है, हर मेंटल एबिलिटी में पूछा ही जाता है। तो इस कोडिंग में क्या है कि कॉर्नर को लिखे हैं हम लोग GSB RIV, तो सेंट्रल को कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या करना है कि एज सिंपल जैसे भी अल्फाबेट का क्वेश्चन है, हमें ABCDEFG पिछले वीडियो से हम बताते जा रहे हैं कि A से लेके Z तक लिख लेना है कहीं भी अपने आंसर शीट पे, मतलब क्वेश्चन पेपर पे, और वहां क्या है कॉर्नर, तो कॉर्नर का कोडिंग खोजना है कि कैसे किया हुआ है। तो कॉर्नर को लिखा है क्या GSRIV,
तो हम लोग इसके नीचे ऐसे लिख देंगे, और जैसे ही देखेंगे तो सी और जी इन दोनों के आपस में कितना का रिलेशन है, 4 का। मतलब सी यहाँ है तो डी ई एफ जी 1 2 3 4, चौथे नंबर पे जी आ रहा है। वैसे ही ओ देखेंगे तो ओ से चलेंगे एस तक, तो 1 2 3 4 ये भी चौथे नंबर पे आ रहा है। सिमिलरली ये सारे एक दूसरे से फोर्थ पे मतलब आगे हैं, फोर्थ आगे हैं। तो हमें फाइंड करना था किसका कोडिंग, सेंट्रल का। तो सेंट्रल का कोडिंग कैसे फाइंड करेंगे, सी। तो सी से हम लोग 4 बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, जी। तो ऐसे बार बार भी खोज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जैसे इसमें सी का वैल्यू जी था तो यहाँ भी सी का वैल्यू जी होगा। ई का वैल्यू आई था तो यहाँ भी ई का वैल्यू आई होगा। एन, तो एन का वैल्यू यहाँ आर दिया हुआ था कॉर्नर वाले में, तो सेंटर वाले में भी एन का वैल्यू आर ही होगा। ओके, क्योंकि सब सेम सीक्वेंस से बढ़ा था। तो हम लोग इससे ढूंढ लें या फिर डायरेक्टली इससे लिख लें, टाइम सेव हो जाएगा। टी का नहीं पता, टी हम लोग इससे ढूंढ लेंगे, तो ढूंढ ही लेते हैं। टी से 4 इंक्रीज करना है, टी यहाँ है तो 1 2 3 4, चौथे पे एक्स आ गया तो यहाँ एक्स पुट कर देंगे। फिर आर है तो आर का वैल्यू वी, वी यहाँ पुट कर देंगे। ए है तो ए फिर ढूंढ लेंगे 4 आगे बढ़ के, 1 2 3 4 ई आएगा। एल, एल भी यहाँ नहीं तो एल यहाँ से ढूंढ लेंगे, 1 2 3 4 पी। ठीक है, मतलब क्या किए हैं हम, समझ गए ना। पहले कॉर्नर का जो सी था और यहाँ जो सी था, तो सी का वैल्यू यहाँ जी लिख रहा है तो नेक्स्ट कोडिंग में भी हम सी का वैल्यू जी ही लिखेंगे, मतलब ये फिक्स हो गया। वैसे ही ओ का वैल्यू एस लिखेंगे, लेकिन ओ इसमें नहीं था, जिसका वैल्यू था एन का था, ई का था, इनका हम लोग उनसे चुरा लिए और जो नहीं मिला वो हम लोग अपने अल्फाबेट्स में खोज लिए। सिंपल। तो अब ये ऑप्शन चेक कर लेंगे कि किस में है, तो सारा लेटर्स को मैच कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी जंबल क्या रहता है। तो ठीक है, मेंटल एबिलिटी मेंटली ही खेलता है, मतलब ऑप्शन में भी पजल रह सकता है, तो ऑप्शन भी ध्यान से मारना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड करेक्टली डिकोड द वर्ड, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। तो देखना क्या है कि ZHOF कुछ भी दिया हुआ है। इफ द सैंपल ऑफ अल्फाबेट शिफ्टिंग कोड इज यूज, मतलब देखो एक नया टर्म का यूज हो रहा है यहाँ पे कि इफ द सैंपल ऑफ अल्फाबेट, इफ द सिंपल है यहाँ पे, इफ द सिंपल अल्फाबेट शिफ्टिंग कोड इज यूज। तो सिंपल अल्फाबेट शिफ्टिंग कोड क्या है, ये पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सिंपल अल्फाबेट शिफ्टिंग कोड क्या है कि सिंपली अल्फाबेट को शिफ्ट किया रहेगा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, +4 ऐसे करके शिफ्ट किया हुआ था, तो वैसे ही ये भी शिफ्ट किया रहेगा ZFP। तो हम लोग क्या करेंगे, फट से ABCD लिख लेते हैं। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो अब सर्च क्या करना है कि ऐसा एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है ताकि ये डिकोड हो जाए। और उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए, सिंपल अल्फाबेट शिफ्टिंग, मतलब सिंपली शिफ्ट करके देखेंगे, 3 शिफ्ट करके देखेंगे, 4। तो हम लोग देखेंगे कि Z को A लिख रहा है, मतलब एक बैक गया होगा। ओके, H को R लिख रहा है, तो H कहाँ है, R कहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है। शिफ्टिंग का बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया, IJK इसमें एक ही शिफ्ट हुआ था, तो ये वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली कंप्यूट में आते हैं तो Z को C लिख रहे हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, यानी कि Z से 4 पीछे जा रहे होंगे तब C लिख रहे हैं। सिमिलरली H है तो H से O बन रहा है, H तो H से आगे जा रहे हैं। तो सिंपल शिफ्टिंग का मतलब होता है एक साइड शिफ्टिंग और क्या कहते हैं, एक ही सीक्वेंस वाला। अब देखते हैं वेलकम का, तो वेलकम ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ Z है और यहाँ W है, यानी कि W यहाँ है, Z यहाँ है, तो XYZ 3 इंक्रीज हुआ था। फिर E है, फिर यहाँ H है तो उसके बदले E लिखा हुआ है, तो E से H का दूरी देखेंगे तो FGH, यहाँ भी 3 का दूरी है, ठीक है। सिमिलरली L, और यहाँ L को लिखा है O, तो L से भी बढ़ेंगे तो MNO थर्ड पे आ रहा है, यानी कि सारे थर्ड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वेलकम इज द करेक्ट ऑप्शन। और मीनिंग भी गलत होगा, हमने देख लिया ऑलरेडी। तो ऐसे में ये ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ दिस भी रह सकता है, तो आप लोगों को क्या कुछ भी ऑप्शन नहीं मारना है, मतलब एक तरीका लगाना है। सिंपल अल्फाबेट शिफ्टिंग कोडिंग का मतलब समझ में आ गया। सिंपली हम लोग अल्फाबेट को बस शिफ्ट करेंगे, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में +4 था, वो एक सिंपल अल्फाबेट शिफ्टिंग कोड का क्वेश्चन था, बीच में कोई भी उल्टा पुल्टा चीज नहीं था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये एक फिगर वाला क्वेश्चन है। क्या है इसमें कि एक ऐसा फिगर है, फेक इन्वर्टेड है ऐसे, तो इसके साथ ऐसे बनाया है। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ है, ई और ई बीच वाला को देखो सिमिलरली जैसे था वैसे ही छोड़ दिया गया है, और ई और ई को इस तरफ से 90 डिग्री टर्न कर दिया गया है। ओके, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फिगर में ये W मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है और बीच वाला पार्ट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसको कांस्टेंट रखेंगे। जैसे कि इन दोनों में ये कांस्टेंट था और ये E को है जो 90 डिग्री इस तरफ शिफ्ट कर दिया है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सिंपल सी हो जाएगा, ठीक है। ये फिक्स, ये भी फिक्स, सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये भी फिगर बेस्ड। तो एक सर्कल है, एक बड़ा सा सर्कल है, एक शेडेड सर्कल है। तो इससे एक और फिगर बना के दिखाया गया, एक छोटा सा ट्राइंगल जो कि शेडेड है, एक बड़ा सा ट्राइंगल और फिर एक अनशेडेड छोटा सा ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है कि इस स्क्वायर में अब ये दोनों बॉक्स में क्या फील होगा, ओके। तो देखते हैं, ये देख रहे हैं, ये ऐसे था तो इसका मिरर इमेज है, बस फिगर सारे चेंज किए हुए हैं। मतलब शेडिंग का बात करें, यहाँ शेडिंग पे खत्म हुआ, यहाँ शेडिंग से शुरू हुआ, और यहाँ खत्म हुआ मतलब अनशेडेड से, तो यहाँ भी शुरू होगा अनशेडेड से। जैसे यहाँ खत्म जिससे हो रहा था उससे शुरू हुआ, तो यहाँ जिससे खत्म होगा वहां इससे शुरू होगा। तो ये स्क्वायर है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या आएगा, एक फिगर के बाद एक बड़ा सा फिगर आना चाहिए। सेम ही अगर सर्कल है तो सर्कल, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, तो स्क्वायर है तो एक स्क्वायर आना चाहिए। और फिर उसके बाद एक सिमिलर, जब फर्स्ट था उसी तरीके से छोटा दूसरा थर्ड में आना चाहिए, तो वो भी एक स्क्वायर। लेकिन इस बार ये क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन आपको सही कौन सा दिख रहा है, बी। यहाँ पे पुट करके देख लेंगे, एक स्क्वायर, एक बड़ा सा स्क्वायर, फिर एक शेडेड स्क्वायर, ठीक है। इसका खत्म हुआ सर्कल से, इसका स्टार्ट हुआ ट्राइंगल से, शेडेड, इसका खत्म हो रहा है ट्राइंगल से, इसका स्टार्ट हो रहा है स्क्वायर से, अनशेडेड, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द 3 डिफरेंट पोजीशंस x, y, z ऑफ a dice are shown in the figures given below, which number lies at the bottom face in position, ठीक है। तो ऐसे डाइस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कितना भी कॉम्प्लेक्स दे, कैसे भी दे, हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर इमेजिनिंग का कैपेसिटी है तो कर लो, लेकिन अगर नहीं है, मतलब एकदम सही चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बताया था लास्ट टाइम कि एक इरेजर लेके जाना है, और इरेजर कैसे काट लेना उसको, ताकि वो मतलब क्यूब का शेप दिखे, मतलब डाइस का शेप दिखे, ठीक है। तो आप देखते हैं, जैसे जैसे इसमें बोलेगा वैसे वैसे हम पेंसिल से लिख देंगे, लेकिन इसमें हम पहले ही लिख लिए हैं। क्या बोल रहा था कि 514, ओके। तो 514 है, यानी कि इस वर्टेक्स को हम लोग पकड़ेंगे, वैसे ही हम लोग इस पेंसिल का यहाँ पकड़ लेंगे, ये वाला पार्ट, और यहाँ लिख देंगे 514। तो हम फटाफट लिख देते हैं ब्लू पेन से, ताकि आपको मेरे स्क्रीन पे अच्छे से दिख जाए। 5 यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 5 यहाँ लिख रहे हैं इसी वर्टेक्स पे। सिमिलरली जैसे ये फिगर है, तो ये 5 ऊपर वाले पार्ट पे दिख रहा है 5, और आप मेरे साइड से देखोगे तो इस साइड 4 दिखना चाहिए और इस साइड 1 दिखना चाहिए। तो यहाँ भी हम यहाँ डार्किन कर दे रहे हैं 4, तो यहाँ डार्किन कर दे रहे हैं 1, ओके। तो हम ये 1 है 1, तो हम ये पहला डाइस कंप्लीट कर लिए, ठीक है, उसका जो कंडीशन था। अब क्या करना है हमें, 4 6 3, तो हमें एज इट इज अपने क्यूब को ऐसे रखना है, और हमें दिखना चाहिए पहला वाला अरेंजमेंट 5 4 1 का। अब 4 6 3 है, यानी कि 4 कहाँ चला गया, टॉप पे, तो 4 को हम लेके आ जाएंगे टॉप पे, ठीक है। तो 4 को टॉप पे लाने से हमें क्या दिखना चाहिए, 6 और 3 नीचे। तो इधर तो मेरे साइड से इधर 1 दिख रहा है, तो हम पहले इसको चेंज करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी भी ये 4 पे, अब मेरे साइड 2 साइड आ गया, 6 और 3, आप भी देख सकते हो, एक ये साइड आया है और एक ये साइड आया है। तो हम इन्हें भी डार्कन कर लेते हैं, 6 और ये 3, ये बन गया। अब क्या है, ये अरेंजमेंट यहाँ तक हमने अपने फिगर में कंप्लीट किया है। अब है 2 6 5, ओके। तो देखते हैं, यहाँ 6 था, फिर यहाँ 6 आ रहा है, तो इसी 6 से शुरू करना है। 6 कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है, ओके। 6 यहाँ पे मिला है, और ऊपर में खाली होना चाहिए ताकि हम उसमें 2 फिल कर पाए, और एक साइड पे 5 होना चाहिए। तो 5 भी हमने ऑलरेडी फिल कर चुका है। तो देखते हैं 6 और 5 कहाँ है उसका रेशियो। हाँ, तो देखिए ये चीज मिल रहा है, मतलब मेरे साइड से दिख रहा है, तो 6 और ये 5, ये 6 है और ये 5 है, इसको ऐसे रख रहे हैं 6 5, और ऊपर में क्या 2 को भी डार्कन कर दिया। अब मेरा ये डाइस कंप्लीट हो गया। अब हमें जिसका भी ऑपोजिट वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, विच नंबर लाइज एट द बॉटम फेस इन द पोजिशन y। तो इस पोजिशन y में हमारे बॉटम में क्या लाई कर रहा था, तो इस पोजिशन में अपने क्यूब को सेट कर लेते हैं 4 6 3,
4 6 3, यानी कि ये वाला चीज पोर्शन, ऊपर में 4 दिख रहा है, मेरे साइड से 6 दिख रहा है और इस साइड से 3 दिख रहा है। तो इसके बॉटम में क्या है, इसके नीचे क्या है, तो एज इट इज क्यूब को होल्ड करेंगे और इसको इन्वर्ट करेंगे। क्या दिख रहा है, 2, तो 2 इज आवर आंसर, 2 को हम लोग टिक कर लेंगे। वैसे ही इस फिगर में पूछता कि 5 के अपोजिट क्या दिख रहा है, तो हम लोग 2 6 5 पे अरेंजमेंट को शिफ्ट करा देते हैं, और 5 पूछ रहा था तो इन्वर्ट कर लेते उल्टा उसके। क्यूब वाले फिगर में आपको स्क्रीन पे फिगर दिख जाएगा। इसमें देखना ध्यान से कि हमारे पास जो बेस है उस पर कितने स्क्वायर रखे हुए, कितने क्यूब्स रखे हुए हैं, तो 1 2 3, आगे से जो दिख रहा है शेडेड एरिया उनको बस काउंट करना है, ठीक है, सिर्फ बेस में। फिर जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है उसमें 3 है, तो 4 5 6 हो गए, और उसी तरह से उधर भी होंगे, तो 7 8 9, मतलब 3 इधर से 3 इधर से, तो टोटल कितना होगा 9, अभी तक 9 मिला है। अब उसके ऊपर वाले बेस पे आते हैं, तो 4 तो बाहर से दिख रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, सेकंड बेस पे, और एक बीच में होगा जिसके ऊपर, उसके ऊपर एक छोटा सा क्यूब रखा हुआ है, मतलब कि 9 नीचे मिला था, 5 इस पे मिल रहा है, 10 11 12 13 एक 14, और एक फाइनल जो सबसे ऊपर रखा हुआ है वो 15, यानी कि क्यूब टोटल्स कितने मिल रहे हैं 15, ठीक है। 14 के बाद देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, तो आप क्या करते हैं, हम लोग फिर से देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले सिर्फ इन ये जो फिगर है उसमें देखते हैं, तो क्या है 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। सिमिलरली फिगर को थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट को कवर कर लेते हैं। अब इसमें कितना मिल रहा है 3 के बाद, हाँ 1 2 और ये पूरा 3 मिला, ठीक है। अब फिर से ये इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आते हैं, तो ये हो गया 6, ये 7, ठीक है, और ये एक पूरा 8, सिमिलरली ये एक पूरा 9, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने ट्राइंगल्स मिले 9, 1 2, ये पूरा 3, फिर वैसे ही 4 5, ये पूरा 6, वैसे ही 7 8, पूरा 9 मिल गए। अब इन सारे पार्ट में कितने छुपे हैं, तो 10 11 12 13, और फाइनली अब हमारा क्या बच गया, ये पूरा 14 और ये पूरा 15, हो गया टोटल 15, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। आप ये देखना, ये एक नया तरह का कॉन्सेप्ट दिखा है हम लोगों को, प्रीवियस ऐसे किसी पेपर्स में नहीं कराए थे। इसमें क्या है कि ये फिगर को, इसमें क्या है कि इस फिगर को कंप्लीट करना है। ये फिगर का नाम x है, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। अब इसे ऐसा करना है कि इसमें कोई चीज फिट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर में पेन दिया, मतलब पेन बॉक्स से बनाया हुआ रहेगा, तो हमें क्या होता है ढूंढने में थोड़ा सा ऑप्शंस में दिक्कत होता है। तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसे करके फिगर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जहां जहां पे बॉक्स नहीं है वहां वहां पे हम लोग बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। मतलब हमें क्या फाइंड करना है वो हम इस ब्लू पेन से मार्क करके दिखा रहे हैं। ये इतना पार्ट पूरा, फिर इससे सटा हुआ ये सारे पार्ट्स जो भी फिगर के ऑपोजिट में आएंगे, ठीक है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, अब ये जो भी आपको ब्लू पेन से दिख रहा है पेंसिल वाला पार्ट के अलावे, तो यानी कि हमें क्या दिख रहा है, एक इस एंड पे एक लंबा सा चीज है और इस एंड पे उससे छोटा है, और इससे सटा हुआ एक इससे छोटा सा चीज है। तो हम लेंथ से ही कंप्लीट कर सकते हैं इस फिगर को। देखो कैसे, इस फिगर में अगर बात करें तो लेंथ हमें क्या चाहिए, अनइवन चाहिए इन दोनों एजेस के, मतलब फर्स्ट के और थर्ड के। तो फर्स्ट और थर्ड हम मैच करेंगे, तो इसमें अनइवन है, इसमें सेम है, इसमें भी सेम है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट हो गया। अब एक डी ऑप्शन बचा है, तो डी ऑप्शन में भी ये अनइवन है, ओके, ये भी अनइवन है, और जो बीच वाला बॉक्स है वो दोनों से छोटा है, तो जो बीच वाला बॉक्स है वो हमारा दोनों से छोटा होना चाहिए। देख, तो यहाँ जो बीच वाला बॉक्स है वो एक से बड़ा हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सिमिलरली हमें फिगर इसका सॉल्यूशन अगर बात करें तो क्या था, रीड ड्रॉ द फिगर्स ऑपोजिट एंड देन मैच द लेंथ, मतलब जो भी फिगर दिया रहेगा उसके ऑपोजिट हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे और फिर लेंथ को मैच करेंगे, किसका कितना लंबा वो प्लैंक टाइप का जो बनता है ना वो हो रहा है। अब देखो जैसे इस फिगर में भी है, तो ये पेन से बना हुआ था ऐसे, ओरिजिनल फिगर ये गिवन है और इसका नेम x है। तो हमें जो भी इसमें फिट होने वाला फिगर है इन सारे ऑप्शंस में से, ये ऑप्शन नहीं है कोई, यहाँ से ऑप्शन है ABCD में से,
तो इसमें से क्या फिट होगा वो आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का हम फिगर बस क्रिएट कर दे रहे हैं। ऐसा होगा फिगर, पूरा बॉक्स को ज्वाइन करेंगे और फिर जो इसका आउटलाइन था उस आउटलाइन पे हम अपना पेन या फिर पेंसिल को चला लेंगे। ठीक है, अब फाइंड करना है एक ऐसा फिगर। तो ये हम बता नहीं रहे हैं, ये आप लोग को खुद बनाना है, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो। और जो बना लोगे वो कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, अगर नहीं भी मैच कर रहा होगा तो कोई बात नहीं, वहाँ एग्जाम हॉल में मैच कर जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। गड़बड़ क्या मतलब, मैच हो जाएगा। ठीक है, इन ABCD में से एक ना एक कोई आ जाएगा। आप ध्यान से देख लो और सर्च करके बताना ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमारे फिगर में एरर हो सकता है, आप एग्जाम में ढूंढ लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे इसे 11 नंबर क्वेश्चन को बनाए वैसे ही ये भी है, क्योंकि फिगर बनाने में काफी दिक्कत होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तो इस क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें किससे करना है। आपके स्क्रीन पे एक फिगर आ रहा है, उसको देखिए। तो उसमें क्या है कि हमें जो है वो बीच में एक लाइन चाहिए, तभी वो फिगर को कंप्लीट कर पाएगा। तो अगर ऑप्शंस देखें तो A और D में ए लाइंस है, तो ये दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हो सकते हैं। B और C कट हो गया क्योंकि वो इस फिगर में अटैच नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं, तो ये इसका पूरा सारा लेंथ कवर है, ये दोनों चीज, और इसमें एक है एक साइड नहीं है। ओके, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, A। D गलत है। फिगर मैचिंग है, फिगर मैचिंग है, काफी इजी है। नेक्स्ट एक और ये न्यू सा कॉन्सेप्ट है कि स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखो, अगर एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन का एक पैरा भी समझ जाते हैं हम लोग, तो हम लोग उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब एक पैरा पढ़ो और 16 नंबर्स मिल सकते हैं, अगर और सारे सही भी हो जाएंगे अगर वो पैराग्राफ अच्छा से समझा हुआ है तो। ओके, तो पैराग्राफ में क्या है कि स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस फिगर को स्टडी करना है और फिर फिगर को आंसर को क्वेश्चन को आंसर करना है। तो आर्टिस्ट है जो इस ट्राइंगल से शो किया हुआ है, प्लेयर्स को सर्कल से शो किया हुआ है, और डॉक्टर्स किससे शो किया हुआ है, ट्राइंगल। तो देखते हैं कि हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नाइदर, मतलब इस फिगर में कैसे वैल्यूज दिया हुआ है वो देख लो एक बार। ये पूरा अगर ट्राइंगल है और ये वैल्यू 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ ट्राइंगल का वैल्यू 30 है। ठीक है, अगर ये 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस 8 में कौन कौन सा फिगर आ रहा है, ये ट्राइंगल आ रहा है और ये रेक्टेंगल आ रहा है। मतलब ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ट्राइंगल का वैल्यू क्या है, ट्राइंगल बोल रहा है डॉक्टर्स को और रेक्टेंगल बोल रहा है आर्टिस्ट को। मतलब ऐसे आर्टिस्ट जो डॉक्टर्स भी हैं या फिर वैसे डॉक्टर्स जो आर्टिस्ट भी हैं, वो दोनों चीज सेम हो गया। अब सिमिलरली 4 है, 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 में देखते हैं कौन कौन सा फिगर मैच कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 4 में एक ट्राइंगल पूरा पूरा आ रहा है और एक सर्कल आ रहा है, यानी कि सर्कल वाला और ट्राइंगल वाला दोनों मिला के 4 है। तो सर्कल का वैल्यू क्या है, प्लेयर का, और ट्राइंगल का वैल्यू क्या है, डॉक्टर्स। यानी कि ऐसे प्लेयर्स जो डॉक्टर्स भी हैं या फिर ऐसे डॉक्टर्स जो प्लेयर्स भी हैं। ठीक है, सेम चीज, ऐसे प्लेयर्स जो कि डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर आ रहा है ये ट्राइंगल। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन की 40 नंबर जो है, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर्स। तो ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो ना कि आर्टिस्ट हैं और ना ही प्लेयर्स हैं। तो हमें सिर्फ डॉक्टर को ढूंढना है। तो डॉक्टर यानी कि सिर्फ ट्राइंगल को ढूंढना है। सिर्फ एम्प्टी ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है, ये 17। इस 17 वाले वैल्यू में कोई भी फिगर का वैल्यू कोई भी फिगर नहीं घुस रहा है, सिर्फ एक ट्राइंगल ही है। तो 17 नंबर इज द करेक्ट, यहाँ टिक कर लेंगे। सिमिलरली हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। तो हमें ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें क्या होगा, ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिसमें प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट दोनों हो। प्लेयर्स को किससे शो किया हुआ है, सर्कल से, और आर्टिस्ट को ट्राइंगल रेक्टेंगल से। तो इन दोनों वैल्यूज काफी आपस में दिख रहे हैं। तो ये वाला वैल्यू है। ठीक है, एक सर्कल है, इसमें ये ट्राइंगल वाला पार्ट, यानी कि 4 होगा इसका आंसर। एक मिनट, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। मतलब ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो कि प्लेयर्स भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, मतलब तीनों चीज। तो तीनों कहाँ दिख रहा है, तो देखते हैं, ये 3 वैल्यू लिखा हुआ है, इसमें एक ट्राइंगल भी आ गया, एक सर्कल भी आ गया और एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल भी आ गया, एक रेक्टेंगल भी आ गया और एक सर्कल भी आ गया। तो 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्या है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स। हाउ मेनी प्लेयर्स, तो ऐसे प्लेयर्स को ढूंढना है जो कि ना ही आर्टिस्ट हैं और ना ही डॉक्टर्स हैं। यानी कि सिर्फ प्लेयर्स होने चाहिए। ओके, ये
तो प्लेयर्स का वैल्यू सर्कल, तो सर्कल अकेले कहाँ है, सिर्फ इस 25 वाले वैल्यू में, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 25। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। ना उसी पे बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नाइदर प्लेयर नॉट डॉक्टर्स। तो ये भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, काफी इजी है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, वी विल ग्लैड कि आप लोग यहाँ तक पढ़ते आए हो। इसके बाद जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो काफी नया क्वेश्चन है, एकदम इंटरेस्टिंग, और वो भी पैसेज बेस्ड भी है। तो हम बताते हैं एक पैसेज अगर सॉल्व करते हैं तो वहां से हम 16 नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि उस पर बेस्ड 4 मिनिमम क्वेश्चन होते हैं। तो अभी जो हम सॉल्व करवाएंगे 18, 19, 20, 21 यहाँ तक जो क्वेश्चन, तो देखते हैं कैसे करते हैं। काफी रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो प्रशांत अरोड़ा हैज 3 चिल्ड्रन, संगीता, विमल एंड आशीष. Ashish married to Monica, the eldest son of Mr. and Mrs. Roy. The Roys married their youngest daughter to the eldest son. कुछ है, ठीक। तो इतना बड़ा चीज को हम लोग एक साथ पढ़ के याद नहीं कर सकते हैं, ताकि हम वो सरनेम ऑफ रश्मि बता पाए, या फिर जो भी आगे क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक मेथड निकालते हैं। वो मेथड कैसे करेंगे, तो एक मतलब खाली जगह पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आपको स्पेस मिले, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पैरेलली रख लेना है और अपना फिगर पे वो एक फ्लो चार्ट की तरह बनाते जाना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं, ये इतना एक्स्ट्रा पेपर है। ओके, तो जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बोलेगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। तो प्रशांत अरोड़ा जो हैं उनके 3 बच्चे हैं, इनका संगीता, विमल, आशीष। तो हम इनका नेमिंग कर देंगे, प्रशांत अरोड़ा, संगीता, विमल और आशीष हो गए। ठीक है, ये ऐसे साइन का मतलब क्या है कि प्रशांत अरोड़ा के फैमिली में 3 बच्चे, प्रशांत मतलब ये साइन का मतलब क्या हो गया, चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इनका कहानी खत्म। अब क्या है कि उसमें से जो आशीष होता है, तो आशीष मैरिड टू मोनिका, आशीष का शादी किससे होता है, मोनिका से। द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज रॉय। तो अब मिस्टर एंड मिसेज रॉय एक न्यू फैमिली है, मिस्टर एंड मिसेज रॉय दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो इनके बड़ी बेटी से एल्डेस्ट डॉटर ऑफ, उनका नाम, उसका नाम क्या है, मोनिका नाम है। यानी कि ये आशीष को इस साइड रखते हैं, मतलब प्रशांत अरोड़ा के फैमिली से, और मिस्टर मिसेस रॉय के फैमिली से कौन आ रही है, मोनिका। तो इन दोनों का मैरिज होता है, इनका शादी हो गया। ओके, शादी हो गया यानी एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स, मिस्टर एंड मिसेस रॉय हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पे भी आशीष एंड मोनिका है नाउ हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि रॉयज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर। तो अभी ये फिगर हम पहले से बना चुके हैं थोड़ा सा, ताकि हम बताते समय एक बार फ्लो में बता दें, ऐसे थोड़ा हम भी फंसे हैं, तो बस आराम से करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, रॉयज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। अब एक और नया फैमिली आ रहा है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, तो उसको हम लोग इधर बना लेंगे। मतलब अभी तक टोटल कितने फैमिलीज आ गए हैं, सबसे पहले तो प्रशांत अरोड़ा का फैमिली था, उसके 3 बच्चे थे। फिर मिस्टर एंड मिस्टर अरोड़ा के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, बस बोला गया क्या, इनकी जो एल्डेस्ट डॉटर है मोनिका, उनका शादी हुआ आशीष से। ओके, अब एक और फैमिली जुट रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। इनके बारे में क्या बोला जा रहा है कि द रॉयज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर, यानी कि रॉयज की जो यंगेस्ट डॉटर है उसका शादी किससे हो रहा है, एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के जो बेटे होंगे, हम बस एक एरो बनाए हैं, और ये उसका एल्डेस्ट बेटा होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, और भी कुछ होंगे उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो इसका शादी किससे हो रहा है, मिस्टर एंड मिसेस रॉय के एल्डेस्ट, मतलब सबसे छोटी बेटी से। तो बीच में ये दोनों नाम अभी भूलना है, मतलब एक और हम एरो बना रहे हैं। ठीक है, वीना के लिए, सॉरी वीना उसका नाम अभी रिवील नहीं हुआ है, तो अभी हम नहीं बोलेंगे, आगे रिवील हो जाता है, इसलिए इसमें गलती से लिखा हुआ है। अभी तक हम बस ये मान के चल रहे हैं कि यंगेस्ट है, मतलब नो हिचपिच, नो खिचपिच। करना क्या है कि रॉयज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर, यानी कि रॉय की एक यंगेस्ट डॉटर होगी, जो हम इस लाइन पे शो कर रहे हैं। ठीक है, एकदम फाइनल वाले लाइन पे, यंगेस्ट, रॉयज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर मिसेस शर्मा। ठीक है, यहाँ तक अभी तक क्लियर हुआ है। फिर आगे पढ़ते हैं, एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन नेम्ड अमित एंड शशि, और उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है अमित और शशि। मतलब जो यंगेस्ट डॉटर है मिस्टर एंड मिसेस रॉय की, और जो एल्डेस्ट बेटा है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से की, उनके जो है वो 2 बच्चे हैं।
तो उन बच्चों का नाम क्या है? अमित, और एक का नाम है शशि। नाउ नेक्स्ट क्या है कि द रॉयज हैव 2 मोर। अब देखना यहाँ पे रिवील कर रहा है नाम। रॉयज के पास, रॉयज हैव 2 मोर चिल्ड्रन, रोशन एंड वंदना, बोथ एल्डर टू वीना। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि रॉय में अभी 2 और चिल्ड्रन है, एक का नाम रोशन है, एक का नाम वंदना है, और ये दोनों बड़े हैं वीना से। तो वीना क्या हो गई? सबसे छोटी। शुरू में क्या बोला था कि मिस्टर रॉय की एल्डेस्ट डॉटर, तो वो मोनिका थी। अभी तक नेम नहीं दिया था, लेकिन उसकी एल्डेस्ट बेटी का, यंगेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। ओल्डेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। तो यंगेस्ट बेटी का शादी हुआ था मिस्टर मिसेस शर्मा से, तो उसको हम यहाँ बनाए थे। अब 3 बच्चों का नाम रिवील किया है, रोशन, वंदना और वीना, जिसमें वीना जो है वो सबसे बोथ एल्डर टू वीना, मतलब वीना से वो दोनों बच्चे बड़े हैं, यानी कि रोशन बड़ा होगा, वंदना भी उससे बड़ी होगी, यानी कि एक वीना जो है वो सबसे छोटी होगी। तो इसी का शादी हुआ होगा ना मिस्टर मिसेस शर्मा के एल्डेस्ट बेटे से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या बोला है कि समीर एंड अजय आर सन्स ऑफ आशीष एंड मोनिका। आशीष एंड मोनिका, तो आशीष और मोनिका का शादी यहाँ हुआ था, और इनके बच्चे का नाम क्या है? समीर एंड अजय। तो यहाँ से भी एक और डायग्राम निकलेगा, समीर, और यहाँ पे निकालेंगे अजय। ओके, समीर एंड अजय सन्स ऑफ आशीष एंड मोनिका। रश्मि इज द डॉटर ऑफ अमित। अब अमित कौन था? अमित और शशि इनका बेटा था। रश्मि की भी एक बेटी होती है, सॉरी, रश्मि बेटी है अमित की, तो यहाँ से एक और रश्मि। ओके, यहाँ तक बन गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये इतना पार्ट बन गया, अब सारा क्वेश्चन हम लोग इजीली बना लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि व्हाट इज द सरनेम ऑफ रश्मि। रश्मि का सरनेम, तो रश्मि कहाँ आई है? रश्मि यहाँ है, ठीक है, लास्ट में। तो इसका सरनेम किसके हिसाब से होगा? अमित के हिसाब से। अमित क्योंकि फादर है, तो फादर किस फैमिली से था? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, तो इसका आंसर क्या होगा? शर्मा। ठीक है। हाउ इज समीर रिलेटेड टू फादर ऑफ मोनिका। समीर और मोनिका के फादर में, समीर कहाँ है? आशीष का बेटा, और समीर रिलेटेड टू फादर ऑफ मोनिका, मोनिका के फादर, मतलब मिस्टर एंड मिसेस रॉय। मिस्टर रॉय में तो वो ग्रैंडसन, नाना जी हो जाएंगे, तो मोनिका के पापा हैं, मोनिका मम्मी है समीर की, तो ग्रैंडसन। ओके, सरनेम ऑफ समीर, सरनेम ऑफ समीर, तो समीर ढूंढते हैं कहाँ? समीर यहाँ है, तो समीर का सरनेम किसके हिसाब से जाएगा? फादर के हिसाब से। फादर थे आशीष, आशीष के फादर थे प्रशांत अरोड़ा, मीन्स अरोड़ा। ठीक है, नाउ द लास्ट कि हाउ इज मिस्टर रॉय रिलेटेड टू आशीष। क्या है हमारा वो चार्ट? क्या है? हाउ इज मिसेस रॉय रिलेटेड टू आशीष। मिसेस रॉय कहाँ है? यहाँ है, और ये आशीष से क्या रिलेशन रखती हैं? तो आशीष मतलब रॉय की बेटी का शादी हुआ था आशीष के साथ, यानी कि आशीष और इन दोनों में कैसा रिलेशन हो गया? मदर इन लॉ, यानी कि इनकी, ठीक है, मदर इन लॉ, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी था, मतलब अच्छा था, इतना बड़ा हम लोग को फ्लो चार्ट बनाना पड़ा। तो ये आप याद रखना, जैसे भी इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, फट से फ्लो चार्ट बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और तो इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का था। और कल आपका एग्जाम है 7 फरवरी को, उसके लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम द प्लस माइनस टीम। होप यू विल डू गुड।